दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पर है और ये इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू आंसर क्वेश्चन का पार्ट 2 है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ट्रांसफार्मर के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसलिए इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ किस टाइप का सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और जैसे कि आपको मालूम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसका इस्तेमाल हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है उसको प्रोवाइड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जितने सभी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ किस टाइप का सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यानी कि आपसे इस क्वेश्चन को गूगल पर या इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पर आंसर मिलेगा कि एयर सर्किट ब्रेकर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ हम लोग एसीबी यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आंसर है, आंसर तो सही है, लेकिन यानी कि आप चाहते हैं आपका जो इंटरव्यूअर है उसके सामने आपका इंप्रेशन बने, यानी कि उसको ऐसा लगे आपको अच्छा खासा नॉलेज है, तो उसके लिए आपको आंसर थोड़ा अलग तरीके से बताना पड़ेगा। कैसे आंसर बताना है एक बार समझ लीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका प्राइमरी साइड जो होती है उसमें वोल्टेज ज़्यादा होते हैं और जो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम होते हैं। अब इस ट्रांसफार्मर को जो पावर सप्लाई दिया जा रहा है वो हो सकता है 6.6 kV हो या फिर 11 kV का हो। यानी आपके ट्रांसफार्मर को इनकमिंग पावर सप्लाई 11 kV तक दिया जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग VCB का इस्तेमाल करते हैं। अब VCB का फुल नाम है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा किसी किसी कंपनियों में इनकमिंग पावर सप्लाई का इस्तेमाल यानी कि 11 kV 33 kV तक किया जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग SF6 सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। और इस ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड होगा तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम होता है, इसलिए इस कंडीशन में हम वहाँ पर ACB ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्वेश्चन को समझ लिया, तो अब आपको आंसर किस तरह देना है तो इसको भी समझ लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस तरह से बताना है। आपको ये कहना है कि सर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होती है उसका जो HD साइड है, HD साइड में हम लोग VCB या SF6 सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारा जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर का LT साइड होता है, उसके ज़रिए हम वहाँ पर पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस साइड पे हम लोग ACB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप इस तरह से आंसर को बताते हैं तो आपका आंसर सही तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही आपका जो इम्प्रेशन है वो इंटरव्यू के सामने वो इम्प्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने नॉर्मल आंसर नहीं दिया। इस आंसर को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक। और दोस्तों, जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, जो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन होता है उस सब स्टेशन में इस्तेमाल होने वाले 10 इक्विपमेंट के नाम बताएं। तो जैसा कि आपको इस तस्वीर में देख सकते हो, तो ये जो हमारा सब स्टेशन है इसमें एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले आपको आंसर यही बताना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है इसमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हम VCB का इस्तेमाल करते हैं और आउटगोइंग पावर सप्लाई देने के लिए हम ACB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी को हम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इसके अलावा लाइटिंग अरेस्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। लाइटिंग अरेस्टर का काम ये होता है, जो आसमानी बिजली है उस आसमानी बिजली की वजह से जो वोल्टेज बढ़ जाते हैं उन वोल्टेज को ग्राउंड करने के लिए हम लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा AB स्विच यानी कि आइसोलेटर का भी इस्तेमाल करते हैं।
आइसोलेटर का मतलब जो इनकमिंग पावर सप्लाई आता है, उस इनकमिंग पावर सप्लाई को कट करने के लिए हम आइसोलेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इंसुलेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंसुलेटर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में बस बार भी होती है, कैपेसिटर बैंक होता है और इलेक्ट्रिकल अर्थिंग होता है। इसके बाद दोस्तों CT और PT भी होता है। CT और PT जो होता है उसके ज़रिए हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई, उसके वोल्टेज और करंट को मुहैया किया जाता है। साथ ही साथ में जो पावर सप्लाई आ रहा होता है, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, उसको भी कैलकुलेट करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में इलेक्ट्रिकल पैनल भी इस्तेमाल होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक DG सेट के लिए कितनी अर्थिंग पिट की ज़रूरत होगी। इस क्वेश्चन में जो DG सेट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डीजल जनरेटर सेट। जब इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जाती है तो उस कंडीशन में हम जनरेटर के ज़रिए ही इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर प्लांट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस जनरेटर के बारे में पूछा गया है कि जो हमारा जनरेटर होता है उस जनरेटर के लिए हमें कितनी अर्थिंग पिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये कहना है कि सर एक DG सेट के लिए 4 अर्थिंग पिट की ज़रूरत होगी, 2 अर्थिंग पिट न्यूट्रल के लिए और 2 अर्थिंग पिट जनरेटर की बॉडी के लिए, यानी कि बॉडी को अर्थिंग करने के लिए। इसी टाइप से आपको टोटल 4 अर्थिंग पिट बनाना पड़ेगी सिर्फ एक DG सेट के लिए। इसमें 2 अर्थिंग पिट DG के न्यूट्रल के इस्तेमाल के लिए और 2 अर्थिंग पिट जो हमारा DG है उसकी बॉडी को अर्थिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसके लिए कितने अर्थिंग पिट की ज़रूरत होगी। तो देखिए इसी क्वेश्चन का आंसर भी सेम होगा, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा उस ट्रांसफार्मर के लिए हमें 4 अर्थिंग पिट की ज़रूरत होगी, 2 अर्थिंग पिट न्यूट्रल के लिए और 2 अर्थिंग पिट बॉडी अर्थिंग के लिए, यानी कि ट्रांसफार्मर की बॉडी को अर्थ करने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पे। 4 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि प्राइमरी प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन क्या होती है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए आपको ये कहना है कि किसी भी किस्म का जो फॉल्ट होता है, फॉल्ट के आने पे जो प्रोटेक्शन डिवाइस से पहले पावर सिस्टम एलिमेंट को प्रोटेक्ट करता है, उस प्रोटेक्शन डिवाइस को हम प्राइमरी प्रोटेक्शन डिवाइस कहते हैं। इसका मतलब एक बार समझ लीजिए, देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें हम प्रोटेक्शन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस है, जो प्रोटेक्शन डिवाइस सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है कि आने के बाद पावर सप्लाई को ब्रेक करेगा, उसको हम कहेंगे प्राइमरी प्रोटेक्शन डिवाइस। अब यानी आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन डिवाइस यानी किसी जैसे काम नहीं कर पाता तो उस कंडीशन में हम एक बैकअप प्रोटेक्शन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो हमारा बैकअप प्रोटेक्शन डिवाइस होता है तभी काम करता है जब हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो जाए। यानी कि प्राइमरी प्रोटेक्शन के ज़रिए हम सर्किट ब्रेकर को ब्रेक ना कर पाएँ तो उस कंडीशन में हम बैकअप प्रोटेक्शन डिवाइस हमारे सर्किट को बंद कर देगा, यानी कि पावर को कट कर देगा। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इस तरीके से समझ लीजिए, जो हमारा मोटर होता है, मोटर के लिए जो स्टार्टर लगाया जाता है उस स्टार्टर पे आप देखोगे हमारे मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ओवरलोड रिले को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप स्टार्टर के ऊपर देखोगे एक फ्यूज़ भी लगा होगा। जो हमारा फ्यूज़ है ये हमारा बैकअप प्रोटेक्शन है, यानी कि बाई चांस हमारा ओवरलोड रिले काम नहीं कर तो इस सूरत में हमारा जो फ्यूज़ है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ओवरलोड रिले सेटिंग कितनी तरह की होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारा ओवरलोड रिले होता है उसमें कितनी किस्म की सेटिंग की जाती है। देखिए दोस्तों जो हमारा नॉर्मल ओवरलोड रिले होता है, नॉर्मली ओवरलोड रिले में आपको सिर्फ एक ही सेटिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको आंसर यहाँ पे ये देना है कि सर जो हमारा ओवरलोड रिले होता है, ओवरलोड रिले में नॉर्मली एक ही किस्म की सेटिंग की जाती है और वो भी ओवर करंट की। लेकिन जो हमारा स्पेशल टाइप का ओवरलोड रिले होता है उसमें ट्रिपिंग टाइम सेट करने का भी ऑप्शन होता है।